और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं जयपुर का, जहां पर 83वां इस वक्त पीठाधीन सम्मेलन चल रहा है। पर साथ ही भारत T20 की मेजबानी करेगा। G20 देशों के स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का दायित्व माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी की सदारत में संपन्न होगा। संसदीय इतिहास के लिए यह गौरव का क्षण है। इस कॉन्फ्रेंस में यह विषय भी परामर्श का हिस्सा है। इस पृष्ठभूमि में इस कॉन्फ्रेंस में विधायिका से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए हम मौजूद हैं। अनुभव संपन्न, जानकार, तेजी से बदलते संसार को बारीकी से जानने समझने वाले देश भर से आए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहां मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों से वह कल संपन्न ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में बहस और परामर्श को बहुत गौर और ध्यान से हमने सुना। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय सीपी जोशी जी हमेशा नए ढंग से सोचते और चीजों को उठाते और सामने रखते हैं। अभी आपने उन्हें सुना। यह सही है कि हमारे सामने आज अनेक चुनौतियां हैं, पर उनके समाधान ढूंढने के लिए फोरम सबसे उपयुक्त मंच है। पहले भी इस मंच ने ऐसे समाधान ढूंढे हैं, पर आज हमारे सामने जो इश्यूज हैं, जिन पर हमने डिबेट पहले भी किया, कल भी जिन पर चर्चा की, सबसे पहला कि क्वालिटी डिबेट्स कैसे हों। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय सभापति राज्यसभा लगातार यह कोशिश कर रहे हैं सांसदों से परामर्श में, व्यक्तिगत बातचीत में, कि कैसे क्वालिटी ऑफ डिबेट्स हम बहुत बेहतर बना सके। विधायिका की इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी कैसे सार्थक और प्रभावी हो। हमारी विधायिका पहले श्रेष्ठ और उच्च स्तर के डिबेट्स का मंच रही है। देश समाज को संवारने में हमारी वह गौरवमय भूमिका, वह गौरव और प्रेरणा देने वाली भूमिका कैसे पुनः हम साकार करें, यह हमारे सामने सवाल है। देश समाज को संवारने में हमारी भूमिका, खासतौर से युवाओं को जोड़ने, राजनीति के प्रति विश्वास और आस्था का माहौल बने, यह हमारे लिए एक प्रश्न है। विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता मिले, इसका उल्लेख माननीय जोशी जी ने बहुत विस्तार से किया। बगैर डिसरप्शन के सत्र लंबे हों, यह भी चर्चा होती रही है। इस संदर्भ में पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन रहे माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी की बात को मैं उल्लेख करना चाहूंगा। I quote, public perception of the functioning of democracy is not only based on the quality of governance provided by the executive, but also on how far the proceedings in the House are relevant to its welfare. I urge you to do serious introspection and find out as to what in reality is the prevailing public perception. जो गांधी ने कहा कि स्वतः हम आत्मदीपो भव, हम खुद इंट्रोस्पेक्शन करें और रास्ता तलाशें कि मौजूदा चुनौतियों में हमारी भूमिका क्या हो सकती है। जैसा मैंने उल्लेख किया, यह मंच शुरू से ही उन इश्यूज को डिस्कस किया है जो अपने समय के सवाल के रूप में हमारे सामने रहे, और बहुत सारे सवालों का समाधान ढूंढा है, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका समाधान हमें अभी ढूंढना है। कल जब हम सब शाम को परामर्श कर रहे थे, तो हमने देखा कि 1951 के सम्मेलन में, यानी 17वां सम्मेलन था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का देश में, उसमें विधायिका की प्रक्रिया को नियमों में पूरे देश के एकरूपता लाने का सवाल उठा। यानी हमने उस पर 1951 में चर्चा की। फिर 1998 में 62वें सम्मेलन में बदलते समय के अनुरूप कैसे विधायी रूल्स हो, प्रोसीडिंग्स हो, यानी जो सैकड़ों वर्ष पुराने कानून हैं, अंग्रेजों के कार्यकाल के कानून हैं, वो कैसे प्रासंगिक बने, समय के अनुसार हो, इस पर चर्चा हुई 62वें सम्मेलन में भी। और 2021 शताब्दी वर्ष में, यानी सेंचुरी ईयर में, शिमला में बाकायदे इसका प्रस्ताव हम सबने पास किया, एक मत से प्रस्ताव पास किया कि कैसे हम इसमें एकरूपता लाएं। मुझे विश्वास है कि यह कॉन्फ्रेंस ऐसी चीजों को आगे बढ़ाएगा, और ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर इस कॉन्फ्रेंस में परामर्श होता रहा है। जैसे मुझे कई कॉन्फ्रेंसेस का स्मरण है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आपसी संतुलन कैसे श्रेष्ठ हो, और जो आपस में चुनौतियां हैं उसे कैसे हम उनका समाधान निकाल सके, इस पर हमने लंबा और गहरा विमर्श किया है, कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद इन्हीं रास्तों से समाधान निकलेगा। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि संसद ने पिछले वर्षों में 1700 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म किया है। सनसेट क्लॉज बहुत सारे देशों में लगाए जा रहे हैं कि कानूनों की उपयोगिता और जीवन कब तक है। मुझे उम्मीद है कई राज्यों ने भी किया है कि राज्य भी इस काम को और तेजी से आगे बढ़ा रहे होंगे या बढ़ाएंगे। बदलते समय के साथ यह मंच, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के कॉन्फ्रेंस
और कैसे उपयोगी हो, यह परामर्श भी इसमें होता रहा है। और मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 2011 में राजस्थान विधानसभा में आयोजित प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत ने असेंबली के कामकाज में डिजिटल मेथड्स को बढ़ाने की बात की। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चन आवर, असेंबली को पारदर्शी बनाने, जनता के लिए उपयोगी करने के संदर्भ में अपडेटेड वेबसाइट को भी आगे बढ़ाने की बात उन्होंने रखी। तब से इस दिशा में यह मुल्क, पूरा देश काफी आगे बढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि यह सम्मेलन उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएगा। इस सम्मेलन में होने वाली चर्चा और विचार विमर्श लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा, देश के लोगों के स्थायी कल्याण की दिशा में बहुमूल्य योगदान देगा। अंत में राजस्थान विधानसभा के प्रखर अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी का, राजस्थान सरकार का, राजस्थान विधानसभा के सभी अधिकारियों को इस श्रेष्ठ आयोजन और प्रबंधन के लिए बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी और आप सबको मेरा धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद श्री हरिवंश, माननीय उपसभापति राज्यसभा। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी अपनी सादगी और गांधीवादी मूल्यों के लिए पहचाने जाने वाले माननीय गहलोत जी तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। आपकी मेधा का गान, आपकी कार्यकुशलता की कहानी बहुत लंबी है और पूरा देश जानता है। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, स्पीकर लोकसभा माननीय ओम बिरला जी, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरबंस सिंह जी, हमारे माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया जी, यहाँ पधारे हुए तमाम विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सचिवगण और तमाम अतिथिगण, तमाम मेरे उपस्थित यहाँ पर मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से जितने भी हमारे मेहमान आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन जयपुर में हो रहा है और मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछली बार भी जब मैं सरकार में था तब भी पीठासीन अधिकारियों का यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जैसा सीपी जोशी जी ने कहा, ये भी हमारा सौभाग्य है कि पहली बार आज़ादी के बाद में लोकसभा व राज्यसभा दोनों के जो है, दोनों के चेयरमैन और हमारे स्पीकर दोनों राजस्थान के हैं और दोनों जो है, ये भी सुखद संयोग है, दोनों जो है राजस्थान विधानसभा के मेंबर भी रहे हैं जहां हम बैठे हुए हैं और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। दोनों अनुभवी हैं, दोनों के विचार हम सुनेंगे और 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है ये, इसमें आप लोग बैठ के चर्चा करेंगे और मैं समझता हूँ बहुत सार्थक चर्चा होगी। खुशनुमा माहौल के अंदर राजस्थान की जो मेजबानी है वो भी अपने आप में हमेशा अपना स्थान रखती है। उसी ढंग से मैं समझता हूँ कि जो आप महसूस करते हो, अभी सीपी जोशी जी ने भी अपना अनुभव बताया आपको। सीपी जोशी जी अपना आप में बहुत ही क्रांतिकारी नेता हमारे, विधानसभा स्पीकर के रूप में भी,
मेरे साथ ही मंत्री बने थे तब भी और केंद्रीय मंत्री रहे तब भी। जहां भी इनको जिम्मेदारी मिली है ये अपने मूल विचार प्रकट करते करते हैं। ये भी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इनके वक्त में जो नवाचार हुए हैं, वैसे तो एक से बढ़ के एक स्पीकर बने राजस्थान विधानसभा के। रामने मिर्जारी का नाम लिया, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत ही हाई रेस्पेक्ट था उनका पूरे देश के अंदर। पर बाकी जो भी विधानसभा अध्यक्ष बने उन्होंने सबने अपनी भूमिका अदा करी। पर जो नवाचार किए हैं जिस प्रकार से इस टर्म के अंदर, मैं समझता हूं स्पीकर साहब ने पहली बार 1952 के बाद की जो प्रोसीडिंग थी उस सबको ऑनलाइन करना, डिजिटलाइजेशन करना, बात सभा तक आयोजन किया। यहाँ पर बच्चों को बुला करके उनको भी बताया गया कि वास्तव में हम लोग करते क्या है असेंबली के अंदर। पूरे प्रदेशवासी बहुत खुश हुए। यहाँ आप जो बैठे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विभाग बांटे गए, एमएलए बने, बच्चे, बहुत अच्छा नवाचार किया था। और इन्होंने अभी मुझे श्रेय दिया कि मैंने यहाँ पर एमएलए फ्लैट बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो दिल्ली में है उसी ढंग का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में बन रहा है। श्रेय तो मुझे दिया, परंतु हकीकत यह है कि बगैर इनके जो इनकी इच्छा शक्ति रहती है, इनकी भावना रहती है काम करने की समयबद्ध तरीके से, अगर वो भावना इनकी नहीं होती शायद ये काम जो है जिस तरीके से काम संपन्न होने जा रहे हैं शायद वो नहीं होती। आज शानदार एमएलए साहबान के लिए फ्लैट बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन रहा है और सबसे बड़ी बात म्यूजियम बना है यहाँ पर। आज़ादी के बाद जितने हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुए हैं, स्पीकर हुए हैं, उन सबके यहाँ पर उन सबका म्यूजियम बहुत शानदार ऐतिहासिक बना है। ये तमाम हमारे स्पीकर साहब के कारण संभव हुआ। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है। जब से मैं पार्लियामेंट में आया था 80 के अंदर, तब से देखता हूँ और मुझे कहते हुए गर्व है कि देश के अंदर जिस रूप में संविधान बना था, संविधान की मूल भावना थी डॉक्टर अम्बेडकर साहब के वक्त से ही, और शुरुआत अच्छी हुई थी। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने प्रथम, तो उनकी कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी लिए गए, आर के षणमुखम शेट्टी लिए गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए गए। शुरुआती देश की आज़ादी के बाद में ऐसी हुई कि विपक्ष का क्या महत्व है, चाहे वो पार्टी के नहीं थे तब भी उनको कैबिनेट में भी लिया गया। और ये हमारा सौभाग्य है कि अमृत महोत्सव मना रहा देश, हम लोगों में लोकतंत्र यहाँ पर मजबूत बनता गया। पाकिस्तान हमारे साथ में आज़ाद हुआ था, बार बार सैनिकों का शासन, बंदूकों का राज, लोकतंत्र की हत्या, क्या क्या नहीं हुआ वो कहने की आवश्यकता नहीं। हम सौभाग्यशाली हैं। कई कमियां होगी हमारे यहाँ पर, कई खामियां होगी, उसको डिस्कशन आप लोग करते हैं, सुधार करते हैं। ओम बिरला जी जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये आयोजन हर साल होता है। परंतु उसके बावजूद भी मेरा मानना है कि आज भी पक्ष और विपक्ष जो है हर विधानसभा में और लोकसभा राज्यसभा के अंदर सब विधान परिषदों में अपना महत्व रखते हैं। लोकतंत्र कायम रहा, मजबूत बना, इसलिए आज न्यायपालिका स्वतंत्र, संसदीय प्रणाली जो है हमारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। उसके हिसाब से देश में काम हो रहा है। उतार चढ़ाव कई आए होंगे, कई मैंने सुना डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच एक बार, जब एक मैं शायद वो 50 साल हुए तो उसके उपलक्ष्य में था पार्लियामेंट के अंदर, तो
कई बार कोशिश होती है कि किस प्रकार असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कैसा हम व्यवहार करें, किस प्रकार से अच्छे से अच्छा बिजनेस हो, प्रक्रिया नियमों से चले, हाउस चले। और इसलिए मेरा मानना है कि स्पीकर की वास्तव में जिम्मेवारी बहुत बड़ी बढ़ जाती है। किस प्रकार आप मैनेज करते हैं हाउस को, वो भी अपने में चुनौती होती है, जिसको आप सक्सेसफुल तरीके से निभाते हो, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जब सरकारें होती है, विपक्ष होता है, उन दोनों के बीच में संतुलन कायम रखना और अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखना कि आप जो निर्णय कर रहे हो वो निष्पक्ष है, ये काम रखना बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने होती है। और उस चुनौती को आप स्वीकार भी करते हो, उस चुनौती को आप निभाते भी हो, और उसी से हाउस की गरिमा बनी रहती है। तो मेरा मानना है कि आप सब अनुभवी लोग बैठे हैं और दोनों महानुभाव हमारे देख रहे हैं कि हाउस में किस प्रकार से, ये तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय तो अनुभव प्राप्त कर ही रहे हैं, अभी लेटेस्ट इनके अनुभव हो रहे हैं, और ओम बिरला जी भी 4 साल करीब पूरे हो गए या होने जा रहे हैं। तो पर जो आज जमाना सोशल मीडिया का है, जो सीपी जोशी जी ने तमाम प्रोसीडिंग्स को जो है हाउस की प्रोसीडिंग राजस्थान के अंदर यूट्यूब पे डाल दी है। ये भी एक इतना बड़ा निर्णय है जिससे कि तमाम देश, प्रदेश और दुनिया देख सके राजस्थान असेंबली में क्या प्रोसीडिंग चल रही है, कौन क्या बोल रहा है। तो आजकल तो ट्रांसपेरेंसी पूरी है, उसमें भूमिका आप निभाते हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही अध्ययन करने के साथ में, अनुभव के साथ में ही संभव है जो आप निभाते आ रहे हो। इसलिए मेरा मानना है कि जो आपने कैसे प्रभावी हो, कैसे उत्तरदायी और प्रोडक्टिव बनाना है आपके विधानसभाओं में बिजनेस को, मैं समझता हूँ कि ये सब निर्भर करता है आपके साथ साथ में जो सदस्य होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, सब पे निर्भर करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप 2 दिन यहाँ बैठेंगे और जिस रूप में चर्चाएं करेंगे, उसका परिणाम मैं समझता हूँ कि नए अनुभव के साथ में आएगा। और कई बार जुडिशरी के साथ में थोड़ा डिफरेंशियल भी आते हैं कि कानून बनाते हम लोग, वो अपनी अलग व्याख्या करते हैं। कई बार लगता है कि जुडिशरी हस्तक्षेप कर रही है हमारे कामों के अंदर, पर मैं समझता हूँ उसके बावजूद भी जो 75 साल के बाद में निभा लिया है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जो विंग है, उसको जिस रूप में यहाँ पर इंडिपेंडेंट मिली है और जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि संतोषप्रद है। कई बार थोड़ा कई महसूस होते हैं। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी ने जब प्री पर ख़त्म किए थे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए थे, तो इसी जुडिशरी ने उनको रद्द कर दिया था। और बाद में ये स्थिति बनी कि वापस फैसले पक्ष में भी आए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण भी हुए, और उसके परिणाम आप देख रहे हो कि किस प्रकार से गांव-गांव में बैंकें खुल गई। कोई जमाना था कि मालिक ही बड़े बड़े पूंजीपति हुआ करते थे। तो कहने का मतलब है कि आपकी विंग जो है, आपका जो सम्मेलन है और आप जो पीठासीन अधिकारी है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसका एहसास सबको है। और जो सम्मान आपका है, मान सम्मान, मैं समझता हूँ कि वो एक अलग तरह का स्थान रखता है देश की राजनीति में भी, लोकतंत्र के अंदर भी। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा चलती है, कई बार लगता है कि बार बार एडजॉर्नमेंट, बार बार बाइकआउट, बार बार उसको एडजॉर्न करना पड़ता आपको। वो मैंने भी देखे 40 साल से, 10-10, 12-12 दिन तक एडजॉर्न रहे होंगे या
हाउस नहीं चले होंगे, हो अल्लाह के अंदर ही। उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेटली आज पक्ष और विपक्ष मिलकर जो अपनी भूमिका निभाते हैं वो हमारे देश में आज भी कायम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये और मजबूत होगी। और जो हालात होते हैं देश के अंदर, पक्ष अपनी बात करता है, विपक्ष अपनी बात करता है, और मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर जो 75 साल निकल गए हैं अमृत महोत्सव तक, तो देश का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। और आने वाला वक्त में हम लोग कैसे मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग संकल्प लें, वो हमारा सबका कर्तव्य है। संविधान की रक्षा करें हम लोग, कई बार उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं, और जो माहौल बनाव रहता है देश के अंदर उसका भी हाउस के अंदर प्रभाव पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आज के वक्त में जो पीठासीन अधिकारी है उसकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है, और मैं मान के चलता हूँ कि जब आप यहाँ बैठ के चर्चा करेंगे तो उसमें कई आपके सुझाव आएंगे, उसके आधार पर फैसले करेंगे, वो फैसले दूरगामी परिणाम लाएंगे। यही बात कहता हुआ मैं पुनः अपनी ओर से हमारे तमाम अतिथियों का जो आप पधारे हो उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, और हमारे दोनों जो हमारे अपने हैं, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति, ओम बिरला साहब दोनों इस हाउस के मेंबर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है हम सबको। हमारे हाउस में 2 मेंबरान दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन स्पीकर है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, देश के लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धुरी पद लोकसभा अध्यक्ष का पद है। हमारे इस प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि कोटा से सांसद सम्माननीय श्री ओम बिरला जी देश के इस गुरुतर दायित्व को अत्यंत पांडित्य, सूझबूझ, गांधीर्य, माधुर्य और नवाचारों के साथ निभाकर एक अनुपम मिसाल कायम कर रहे हैं। माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, आप राजस्थान का गौरव हैं, राजस्थान का अभिमान हैं। अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें श्री ओम बिरला जी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के 30वें सम्मेलन के अंदर यहां पधारे सभी पीठासीन अधिकारीगण, लोकसभा के माननीय सदस्यगण, राज्यसभा के सदस्यगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, सबका मैं राजस्थान की राजधानी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राजस्थान आध्यात्मिक, भक्ति, शौर्य एवं पराक्रम की धरती है। यहां की जीवंत बहुरंगी विरासत, संस्कृति और पधारो मेरा देश की संस्कृति का अनुभव आप सब पीठासीन अधिकारियों ने आपने किया होगा। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम में पधारे और उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। ये सौभाग्य है कि उपराष्ट्रपति जी भी राजस्थान से ही हैं और इसी विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। मैं इस मौके पर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का
और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी की और गर्म जोशी से अभिनंदन किया, स्वागत किया। मंच पर विराजे राज्यसभा के उपसभापति वरिष्ठ पत्रकार श्री हरिवंश जी, राजस्थान के वरिष्ठ नेता, प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब कटारिया जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले सम्मेलन के आयोजन के बाद से हमारे कुछ पूर्व सहयोगियों के दुखद निधन का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। श्री धनिकलाल मंडल, पूर्व अध्यक्ष बिहार विधानसभा, थिरुचेरापट्टी आर मुथैया, पूर्व अध्यक्ष तमिलनाडु विधानसभा, श्री ई वीरमणि सिंह, पूर्व अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा, श्री मनोज सिंह मांडवी, पूर्व उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय पूर्व केशरीलाल जी त्रिपाठी जी का भी शोक व्यक्त करते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। मित्रों, एक अवसर हमें इस राजस्थान की राजधानी में मिला है। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी ने पीठासीन अधिकारियों की चिंता भी व्यक्त की, उनकी वेदना भी व्यक्त की और किस तरीके से भारत का लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए अपने विचार भी व्यक्त किए। निश्चित रूप से मैं इस मौके पर जो हमारा शिमला का जो सम्मेलन हुआ था, शिमला में शताब्दी वर्ष का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ, जिसमें हमने चर्चा की कि जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जो कुछ भी निर्णय हुए, फैसले हुए, उन निर्णय और फैसलों को लेकर हम कहां तक पहुंचे, उसकी व्यापक समीक्षा की गई, विचार विमर्श किया गया और हमने पाया कि उस सम्मेलन में से कई निर्णय सफल रूप से क्रियान्वित हुए, जिसका परिणाम रहा कि हमने हमारी संसदें, हमारे विधानमंडलों के अंदर काफी नियमों, प्रक्रियाओं में बदलाव लाया और उसके साथ साथ आम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी हो, उसके लिए भी सतत रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से प्रयास किया गया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एक ऐसा मंच है जिसमें बैठकर विधानमंडल के अध्यक्ष, राज्यों के, केंद्र के विधानमंडल के स्पीकर बैठकर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, अपने अनुभवों को, अपने नवाचारों को साझा करते हैं और एक दिशा तय करते हैं जिससे कि हमारी विधानमंडल लगातार सतत रूप से विकसित होता जाए और बदलते परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हमारे विधानमंडल प्रभावी सिद्ध हो, इसके लिए लगातार चर्चा, संवाद चलती रहती है। ये आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हमारी संसदें, विधानमंडल प्रभावी हुए हैं, लेकिन फिर हमें चर्चा करना, मंथन करना है कि दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है।
लोकतंत्र भारत की परंपराओं के अंदर, परिवेश के अंदर हमेशा रहा है। और इसलिए जब G20 का सम्मेलन हो रहा है, उस समय लोकतंत्र भारत की अवधारणा है, विचारधारा है, कार्यशैली है, और लोकतंत्र के माध्यम से ही हमने लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए हैं। और इसीलिए 21वीं सदी के जो आकांक्षी भारत है, जो नया उदय भारत हो रहा है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। इस समय हमें इस लोकतंत्र के माध्यम से जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, उसको प्रभावी रूप से विश्व की संसदों के सामने भी और विश्व के कई देशों की सरकारों के सामने भी रखने का एक पर्याप्त मौका मिलेगा। और इसीलिए हमेशा हमने कहा है कि लोकतंत्र की जननी के रूप में, चाहे हम प्राचीनतम लोकतंत्र की जब कई चौथी शताब्दी की चर्चा करते हैं, उसके बाद की चर्चा करते हैं, तो हमने पाया है कि किस तरीके से लोकतंत्र हमारी विरासत में रहा है और लोकतंत्र परंपराएं हमारी शुरू से रही है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम लोकतंत्र की जननी भारत को मानते हैं, तो हमारी संसदें, विधानमंडल अधिक प्रभावी हो, उत्तरदायी हो और उत्पादकता युक्त हो। इसलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पर खरा उतरें और इन सदनों के माध्यम से जनता के अभाव, कठिनाइयों को समाधान करने का एक रास्ता निकालें। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा भी ये रही थी, और उस मंशा के अनुसार देश में कानून बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। कानून प्रभावी हो, कानून पर व्यापक चर्चा हो, कानून में जनता की सक्रिय भागीदारी हो, ताकि जितना जनता की सक्रिय भागीदारी कानून बनाने में होगी, उतना ही प्रभावी कानून बनेगा और कानून के माध्यम से हम लोगों के जीवन में अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए इस समय एक और चुनौती हमारे सामने है, जिसकी चिंता माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी ने की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की। हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि 75 वर्ष के लोकतंत्र के परिपक्व होने के बाद भी आज हमें शालीनता, गरिमा की बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। किस तरीके से सदन में शालीनता है, गरिमा है। 50 वर्ष जब आजादी के हुए थे, उस समय भी इसकी चर्चा हुई। 2001 में देश में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, मुख्य सचेतक, देश के प्रधानमंत्री, सभी प्रतिपक्ष के नेताओं ने एक स्वर से बात को कहा कि हमें अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सदनों के अंदर शालीनता, गरिमा होनी चाहिए, चर्चा, डिबेट का स्तर ऊंचा होना चाहिए और कानून बनाने में लोगों की प्रभावी तरीके से भूमिका होनी चाहिए। और इसीलिए आज भी ये चिंता का विषय है और इस चिंता को दूर करेंगे हमारे जनप्रतिनिधि। हमारे जनप्रतिनिधि जितने परिपक्व रूप से शालीनता, गरिमा रखेंगे, संवाद और चर्चा में उच्च कोटि की चर्चा, संवाद करेंगे, कानून बनाते समय व्यापक रूप से उसकी समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन कानून बनाते समय, जब अध्यक्ष जी ने कहा कि कानून बनाते समय जो समय कम होता जा रहा है,
कानून जिस तरीके से जल्दी से पारित हो रहे हैं, ये देश के लिए भी चिंता है और विशेष रूप से हमारे लोकतंत्र के लिए विशेष चिंता का प्रश्न है। और इसीलिए इस 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हम हमारे विधानमंडलों की इमेज को अच्छा बनाएं, इनकी प्रोडक्टिविटी बनाएं, शालीन गरिमा को ठीक करें और अनुशासित सारगर्भित तरीके से चर्चा कर एक प्रभावी लोकतंत्र की भूमिका को करने का काम करें। ये बात सही है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा महत्व है और सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व होने के कारण अधिकतर विधानसभाएं के अंदर लाइव हो रहा है। देश की जनता विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की कार्रवाइयों को देखती है, उनके मन चिंतन में एक अच्छा प्रभाव पड़े, उनके विचारों में जो हमारी संस्थाएं हैं उनके प्रति अच्छी प्रभावशालीता पड़े, उसकी गरिमा उनको नजर आए, ताकि लोगों का, जनता का और विश्वास, भरोसा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति बढ़े। जन विश्वास को बढ़ाना यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए लगातार हम चर्चा करते रहते हैं। विधानसभाओं के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इसके लिए हर विधानसभा में, लोकसभा में हमने रिसर्च के, इनोवेशन के नए सेंटर खोले हैं। उनको हम पुरानी डिबेट जैसे राजस्थान में की, देश के अंदर इस तरह की पुरानी डिबेट और चर्चाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि वह एक अच्छी चर्चा, संवाद कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार स्पीकर कॉन्फ्रेंस में एक विजन दिया था, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, और इस दिशा के अंदर भारत की संसद और राज्य की विधानमंडल मिलकर काम कर रही है। आने वाले समय के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर देश की संसद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, उनकी कार्रवाई पूरी देश देख पाएगा। जो उनकी पुरानी डिबेट है, चर्चा है, कानून बनाते समय जो चर्चा हुई, उन सबको देख पाएगा, ताकि पूरे देश के अंदर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जब लेजिस्लेटिव का प्लेटफॉर्म होगा तो निश्चित रूप से हमें चर्चा करते समय, संवाद करते समय और जानकारी मिलेगी। इसके लिए भी पीठासीन अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी विधानसभाओं ने अपनी अपनी डिबेटों को कंप्यूटराइज किया है और इसको हम लगता है कि इस 2023 के अंदर इस डिजिटल संसद के इस प्लेटफॉर्म को भी देश की जनता को समर्पित कर देंगे। साथियों, जैसा सबने चिंता व्यक्त की कि संसद और विधानमंडल के अध्यक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है वो उस मैंडेट का उपयोग करे, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के प्रथनकरण और संतुलन को के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। ये अपेक्षा हमारे पीठासीन अधिकारियों की है और इसीलिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को संविधान ने शक्तियां दी है, क्षेत्राधिकार दिया है और उन क्षेत्राधिकारों में रहकर हम किस तरीके से और जनता का भरोसा, विश्वास जीत सकते हैं, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारी विधायी संस्थाओं के अंदर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता का भरोसा, विश्वास और कायम हो
और इसके लिए जो ये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन है, उन सम्मेलन के अंदर जो चर्चा होती है वो दीर्घकाल की दिशा देती है। और मुझे आशा है कि राजस्थान की राजधानी के अंदर जो निर्णय, जो फैसले होंगे, यहां पर माननीय भैरू सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति के रूप में रहे, कई वरिष्ठ नेता रहे यहां पर, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है, और राजस्थान के कई निर्णय आज देश और दुनिया के अंदर उन निर्णयों, फैसलों को पूरा विश्व भी मानता है, देश भी जानता है। इसलिए मुझे लगता है कि 2 दिन होने वाले विचार विमर्श में हमारे पीठासीन अधिकारियों के जो नए दृष्टिकोण आएंगे, नए विचार आएंगे, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और जिन बिंदुओं को लेकर हमने चर्चा की है और जिन विषयों को लेकर चर्चा की है, उससे एक श्रेष्ठ परिणाम आएगा। मुझे उम्मीद है कि हम जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और जनता ने जो मैंडेट हमें दिया है लोकतंत्र को सशक्त, मजबूत बनाने का, उसको प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। आप सभी को पुनः यहां पर आए सभी पीठासीन अधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे आशा है कि आपकी सार्वगतिक चर्चा से हम निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम देश की जनता को दे पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति लोकसभा श्री ओम बिरला जी। लोकसभा सचिवालय का महत्वपूर्ण प्रकाशन पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी के अभिभाषणों का एक संकलन, इसका विमोचन हम आपके कर कमलों से करवाएं, लेकिन उसके पहले एक संक्षिप्त जानकारी उसके बारे में हम पहुंचाना चाहते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के लोकतंत्र का एक अत्यंत गंभीर और गरिमामय अवसर होता है। संविधान के अनुच्छेद 87 के उपबंध के अनुसार राष्ट्र और संसद के प्रमुख के नाते इस अभिभाषण के द्वारा राष्ट्रपति सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये वो राष्ट्रीय महत्व का अवसर होता है जब संसद के तीनों संगठक, राष्ट्रपति और दोनों सदन एक साथ होते हैं। 7 दशकों के राष्ट्रपति जी के अभिभाषणों का संकलन का ये नया एडिशन, नया प्रकाशन, जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ये प्रकाशन हमें नई ऊर्जा के साथ उत्प्रेरित कर रहा है। उस कठिन दौर में जब उतार चढ़ाव के साथ भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने तक की यात्रा की एक अंतर्दृष्टि देता है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और सम्मानित मंच से आग्रह इसके विमोचन के लिए। लोकसभा सचिवालय का ये नए संस्करण के साथ महत्वपूर्ण प्रकाशन 7 दशक के राष्ट्रपति जी के अभिभाषणों का संकलन। सीपीए राजस्थान शाखा ने भी एक स्मारिका का प्रकाशन किया है, नए आयाम। सम्मानित मंच से अनुरोध, इसका विमोचन भी अपने कर कमलों से करें। नवाचारों के प्रणेता डॉक्टर सीपी जोशी ने अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के साथ ही लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए। आपने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में 9 सेमिनारों का आयोजन किया, जिसमें प्रबुद्ध वक्ताओं को आमंत्रित किया गया। मंचासीन माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा के उपसभापति महोदय ने भी इन सेमिनारों में विधायक गणों को संबोधित किया है। इन्हीं ज्ञानवर्धक उद्बोधनों का संकलन इस स्मारिका राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा ने नए आयाम के रूप में प्रकाशित किया है, और इसका विमोचन आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और सम्मानित
मंच के करकमलों से। नए आयाम। आज के इस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य श्री जगदीप धनखड़ जी। हम आपसे अनुरोध करें, आप अपना उत्प्रेरण हमें दें, लेकिन उसके पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय। राजस्थान की राजनीति में एक आग्रह कर दूं जानी-मानी आपसे बैठ के शख्सियत। बोलने के लिए अध्यक्ष की व्यवस्था के रूप में। झुंझुनू आपकी जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि भी रही है। अत्यंत यशस्वी, ऊर्जावान, सजग, सक्रिय, जनमानस से सीधे जुड़े व्यक्तित्व के रूप में पहचान रखने वाले किसान पुत्र के नाम से विख्यात देश के 14वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी का जन सेवा से दीर्घ जुड़ाव रहा है। 1989 में राजस्थान बार काउंसिल से अधिवक्ता पंजीकृत हुए, फिर वरिष्ठ अधिवक्ता पदनामित हुए। सन 1990 से आप सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रैक्टिस करते रहे। देश के कई महत्वपूर्ण प्रकरणों में आपने पैरवी की। आप राजस्थान उच्च न्यायालय बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। 1989 से 1991 में आप झुंझुनू से सांसद रहे। 1993 से 1998 में किशनगढ़ से विधायक रहे। 2016 में आप भारतीय जनता पार्टी के विधि और विधायी प्रभाग के प्रमुख रहे। 2019 में आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए और 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। देश के चहुमुखी विकास के लिए आपका योगदान अविस्मरणीय। माननीय से आग्रह है, अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। नमस्कार, नमस्कार। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी, देश के विभिन्न सदनों के पीठासीन अधिकारीगण और उपस्थित देवियों और सज्जनों, indeed a privilege and an honor to inaugurate this 83rd conference of All India Presiding Officers in the Pink City after a decade. And this is in Amrit Kaal. It carries momentous significance and a huge burden. मैं आशावान हूं कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मंथन और विचार विमर्शों से अमृत निकलेगा, जो अवश्य ही हमारे देश और संसदीय व्यवस्था को अमृत काल में नई ऊर्जा देगा। Presiding officers hold august offices. In this capacity, we are not stakeholders in politics. Primary concern of presiding officers is optimization of the contribution of elected representatives in parliament and legislature for welfare of the people. People in the executive, legislature, and holding senior political positions, I am very particular about it. Those who hold high offices, they must take care that high constitutional offices are kept away from their political stance. We have noticed recently some serious observations that are transgressions. I would appeal to them
to accord highest propriety to constitutional offices and not drag them into political arena. India is privileged to be heading G20 at a critical time. It is an opportunity to showcase capabilities of Bharat to the world. With such a sizable nation, the mother of democracy, such diversity and such potential, India has the chance to introduce itself to the world and demonstrate its power and prowess. This is going to be a milestone development. The conference is being held in the context of rising global profile of India. Friends, you are aware, our rise is unimaginable. The respect which India and Indians have in the world was never earlier to this extent. Today, we are in Amrit Kal of our independence, on way to, and this is very critical for this conference in particular, laying firm foundations of what Bharat will be in 2047 when we celebrate centenary of our independence. Honorable presiding officers, we need to make an effort that on some issues we rise above partisan stance. We must take pride in being Indians and be proud of our historic achievements. These achievements are due to collective effort and genius of our people, coupled with governmental initiatives both at the state and central level and affirmative policies. This development that has taken India to this level is a collective effort. Bharat is on the rise as never before. The world has acclaimed our COVID handling. Some of the recent milestones make us hold our head very high and in pride. In October 2022, India surpassed the United Kingdom. They were our rulers for long. We surpassed them to become the 5th largest global economy in the world. A great milestone and commendable achievement. By turn of the decade, we have no doubt, we will be the 3rd largest global economy. And friends, most recent development, we all talked when Suzuki car came to India, when we had its Maruti version. But very recently you would have seen India overtook Japan in auto sales in 2022, moving to the 3rd place for the first time in the world. An achievement we should all be proud of, a tribute to the skill and genius of Indian mind. Friends, we must believe in our achievements because our human genius is the basis of it. India has passed China. We have overtaken China to add most number of new unicorns startups valued at 1 billion or more. Startups and unicorns of fiscal dimension or 1 billion, we have overtaken China. This is an achievement as a result of perspiration, talent, commitment, direction of our people. Our rich human resource, skilled workforce, and affirmative government policies guided by the principle of more governance and less government contributed to a great growth trajectory that is continually upward. Bharat today is a favored destination of investment, innovation,
and opportunities in the post-pandemic world. The country has shown resilience and Atmanirbharta in the wake of COVID. The world is surprised that we provided 230 crore vaccine doses largely free. Our vaccination certificates are digitally available. Let me inform this august House, even the most developed countries have not been able to make available vaccination certificates digitally available. We have done it. This is a huge achievement. And we believe in our age-old ethos, our civilizational mechanism. India delivered during COVID, while handling the domestic situation, 16.29 crore doses of vaccines to 96 countries. What an achievement. We were tackling the problems of our own people, and we were hand-holding those who were in need of it. And of this, friends, 1.43 crores were gifted. Through our Vaccine Maitri mission, we have shown that we are a responsible partner in global welfare and growth. It is with this spirit, it is in this background and global cooperation, the largest democracy assumes the leadership of G20. Inspired and motivated, and what the world has ever respected, our age-old ethos, Vasudhaiva Kutumbakam, we have given new mantra for sustainable development and inclusive prosperity of the world, and that was indicated by the Honorable Prime Minister. And look at the theme of it. One earth, one family, one future. We have followed it for thousands of years. We have given this mantra to the world, and 2023 will be a year fructifying it for global welfare. Friends, a sense of democracy, what does it mean? Democracy means prevalence, supremacy of the mandate of the people and securing their welfare. ये हम सबका सौभाग्य है कि भारत विश्व में लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है। हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी अधिक जिम्मेवारी है कि प्रजातांत्रिक मूल मुद्दों को, इसकी मौलिकता को हम हर तरीके से प्रिजर्व करें। करंट सिनेरियो in parliament and legislatures is indeed a cause of concern. आपसे ज्यादा कौन जानता है कि विधान मंडलों में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो वातावरण दर्शित होता है, उसका जनता क्या आकलन करती है? यह समय है कि हम इस समस्या का समाधान ढूंढें। The disillusionment of the people and their disgust at lack of decorum in parliament and legislatures could not be more. लोकतंत्र के इन मंदिरों की विषम दशा से हम सब भली भांति परिचित हैं। मित्रों, समय आ गया है कि इस निराशाजनक स्थिति का उचित समाधान अविलंब निकाला जाए। आप सब इस समाधान के सबसे सशक्त माध्यम हैं। संसद और विधानसभाओं में अशोभनीय घटनाओं और व्यवहार पर जनता में व्यापक रोष है, इसका निदान खोजा जाए। मैं आपको कह सकता हूं, सभापति बनने के बाद देश भर से, हर वर्ग से, बालक से लेकर विद्यार्थी से लेकर, जो मेरे को बताया गया है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या यही कल्पना थी हमारी? इसका समाधान आपको ढूंढना होगा। हमारे पास एक ही विकल्प है, हम समाधान ढूंढें।
अन्य कोई विकल्प नहीं है। Be in no doubt the anguish and disappointment of the people at lack of decorum, discipline in parliament and legislatures is very severe. There is continual diminishing of respect we have in society. Friends, presiding officers, there cannot be a more grave situation and urgency to find a solution. Leaders of the House and leaders of the opposition, they know with their eyes to the ground, their ears listening to everything, how alarming the scenario is. How can representatives, MPs, MLAs, MLCs, they take oath of Constitution, they swear by Constitution, they swear by law, and they throw decorum to winds? Your role in containing and curbing downslide is all important. You will have to rise to a level by counseling, by educating, and by employing the rules to ensure that we get over this menace, this pernicious disease, which is eating into our societal growth and democracy. ये समझ से परे है, गले नहीं उतरता। कानून और संविधान की शपथ लेने वाले खुलेआम सदन के अंदर, इन द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा आचरण करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो लोग निर्वाचित कर हमें भेजते हैं, जिनकी उम्मीद है, जो सोचते हैं आप समस्याओं का हल निकालेंगे, आप उनको रास्ता दिखाएंगे, उस मंदिर को हमने क्या कर दिया है। We cannot progress unless we diagnose the disease. Disease is diagnosed, समझ में नहीं आता, हम उसका समाधान क्यों नहीं दे रहे। राजनीति से ऊपर उठकर, देश भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान के एसेंस को दृष्टिगत करते हुए हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, हमें सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कैन डिसरप्शंस एंड डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर राजनीतिक हथियार हो सकता है? कैन इट बी अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी दैट वी विल कम टू द वेल, वी विल डिसरप्ट द हाउस, वी विल नॉट फॉलो द रूल्स? इन व्यवधानों और नियमों के उल्लंघन को एक राजनीतिक हथियार यदि अगर बनने देंगे, तो द सैंक्टिटी ऑफ दीज टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी विल बी आउटरेज्ड। हम सबको पता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कहने में कसर नहीं रखते हैं। हम हास्यास्पद स्थिति को सामना करते हैं। कितनी व्यापक व्यवस्था के पश्चात इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है कि हम सदन में पहुंचे, और फिर नतीजा क्या है, आपके लिए सोचने का बात है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन थे, करीब 3 साल तक मिले। उन्होंने बहुत डिफिकल्ट मुद्दों को एड्रेस किया, कंटेंशियस इश्यूज, डिविजिव इश्यूज। 2600 से ज्यादा अमेंडमेंट्स आए। क्या आपको कभी लगा कि उन्होंने डिसरप्शन किया उसका? क्या कभी लगा 1 सेकंड का भी समय नष्ट किया? क्या कभी लगा कि वेल में आए? जब इतने महान महापुरुषों ने इतनी कड़ी मेहनत के पश्चात, इतनी विषम परिस्थितियों में हमको एक ऐसा शानदार संविधान दिया है, जिसके बनाने की जो प्रक्रिया थी, क्या हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते?
प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट। और हम कर क्या रहे हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं, पर डायलॉग नहीं कर रहे हैं, डिबेट नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, पीठासीन अधिकारियों का मन बिल्कुल ठीक है, वो बेबस भी हो जाते हैं। इसमें ज्यादा उत्तरदायित्व है सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता और राजनीतिक दलों के नेताओं का है। मैं मानकर चलता हूं कि आपके मंथन के पश्चात उनको भी एक बहुत सार्थक संदेश जाएगा। संविधान सभा ने हमें एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। विचार विमर्श में सौहार्द कहां गया? गायब है। भाषा में शिष्टता, विचारों में निष्ठा। जब इतने विद्वान लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया है, हमें अनुकरण करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विधानसभा के सदस्यों की टैलेंट, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस किसी से कम नहीं है। दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी कमिटेड, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। मौका मिलता है तो ऐसा योगदान करते हैं कि दुनिया कायल है। बट अ सिंगल रिमोट कंट्रोल, दे आर इन द वेल। अ सिंगल रिमोट कंट्रोल, वी डिस्टर्ब द हाउस। सोचना पड़ेगा। राजनीतिक दल ठीक है, भारत का सोच रखना पड़ेगा। वी विल हैव टू कीप नेशन फर्स्ट। टाइम फॉर अस टू रिफ्लेक्ट। और इस मामले में जो अंतिम भाषण डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, उसके एक अंश को मैं आप बताऊंगा। यह उनका आखिरी भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सब कुछ होने के बाद ही रिफ्लेक्टेड। और आज के दिन बहुत प्रासंगिक है, हमें चेताना वाला है। हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड, बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी बैड लॉट। अब जब हमारे लोग दुनिया के अंदर छाप छोड़ रहे हैं, दुनिया के कॉरपोरेट्स में 10 कॉरपोरेट्स के अंदर अधिकांश में हमारे लोगों का योगदान है, ऐसी परिस्थिति में व्हाई शुड वी बी द बैड लॉट? डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, जो हमें चेताया, लेट अस थिंक अबाउट इट। आई एम श्योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स विल बेस्टो फुल अटेंशन एंड टेक लीड। जैसे क्रिकेट में कहते हैं, प्ले ऑन द फ्रंट फुट विद द स्टेट बैट। द टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे शुड बिकम सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस। डेकोरम, सबलिमिटी। Members of Parliament must exemplify by their conduct virtuosity, sublimity, worth emulating. मित्रों, दूसरे मुद्दे पर जो मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो चुनौतीपूर्ण भी है, सामयिक भी है, और उस पर मेरे पहले सभी वक्ताओं ने अपने हिसाब से कहा भी है। कुछ ने सीधी बात कही है, some have played protecting their wicket, पर यह मुद्दा ऐसा है, we can't have ostrich like stance। ostrich जैसे व्यवहार करती हम ऐसा नहीं कर सकते। यह मुद्दा हमारे सामने है, जनता के सामने है, देश के सामने है, और वो है हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, और ये आपका विषय भी है। आई ग्रेटली अप्रिशिएट ओम बिरला जी एंड डॉक्टर सीपी जोशी कि उन्होंने मंथन चिंतन के लिए
डेलिब्रेशन के लिए इस विषय को रखा, हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट enshrined in the Constitution. मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय के ऊपर संविधान का निर्माण होते समय क्या कहा? I will invite your attention. I quote, "The Constitution can provide," I am quoting Dr. Ambedkar, "the Constitution can only provide the organs of the state, such as legislature, the executive and the judiciary." वो प्रोवाइड हो गए हैं, हमारे संविधान में है. द ग्रेट मैन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर सेज, आई कोट, द फैक्टर्स ऑन विच द वर्किंग ऑफ दोज ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट डिपेंड्स ऑन द पीपल एंड पॉलिटिकल पार्टीज. डेमोक्रेसी blossoms, democracy survives when legislature, the executive and the judiciary, they act in togetherness, they act in tandem so that aspirations of the people are realized. मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है, आप विधानसभा में न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते. You cannot script in legislature a judgment of the court. उसी भावना में court cannot legislate. It is as clear as anything else. अब आज के हालात क्या हैं? वन-अपमैनशिप, public posting from judicial platforms, ये ठीक नहीं है. These institutions must know how to conduct themselves. There can be interaction, there can be deliberations. But using these platforms for public consumption, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधिपति गण ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को यह मैसेज दो, Friends, I have declined to entertain the Attorney General on this point. I cannot be party to emasculate the power of legislature, and I have been soldier of judiciary. I have highest respect for judiciary. I have been part of it by training, by profession, and I have to respect it by the position I hold. Through this august platform, I will appeal to them. We all have to confine to a deep sense of propriety, self-respect, and commitment to the Constitution. Dialogue through public platforms is not a wholesome mechanism of communication. ऐसी परिस्थिति के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, a president of the country for 10 years and chairman of the Constituent Assembly, a celebrated figure, what he said. And that is caution. उन्होंने जो कहा वो एक चेतावनी थी, हमें आगाह किया था. I quote, if the people who are elected and capable and men of character, they would be able to make best even of a defective constitution. If they are lacking in these, the constitution cannot help the country. After all, a constitution like a machine is a lifeless thing. मेरे सामने, आप सबके सामने चिंतन है और चिंता का विषय है कि जो लोग हैं वो प्रतिभाशाली हैं. विधायिका में और संसद में जो भी बैठता है, आप उनके प्रोफाइल को एग्जामिन करेंगे, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी. बड़े विद्वान हैं, हर फील्ड में, किसी न किसी फील्ड में उनकी भारी योग्यता है. उसके बावजूद
हम संविधान को ऐसा क्यों कर सकते हैं? संविधान नामक मशीन जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि लाइफलेस है, लेट अस मेक इट फंक्शनल. In democratic society, basic of any basic structure, जिस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा जो आपका विषय है, बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर इज सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल, sovereignty of the people, sovereignty of the parliament. Executive thrives on sovereignty of the parliament. Legislatures and parliament decide who will be chief minister, who will be prime minister. The ultimate power is with the legislature, and legislature also decides who will be there in other institutions. In such a situation, all constitutional institutions, the legislature, the executive, the parliament, are required to be within their limits. One must not make incursion in the domain of the other. और जो incursion subtle होता है, उतना ही खतरनाक होता है. You are very illustrious people. क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? 1973 के अंदर एक बहुत गलत परंपरा चालू हुई. 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं. विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द जुडिशियरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दिस. दिस हाउस मस्ट डिलिब्रेट. कैन दिस बी डन? कैन पार्लियामेंट बी अलाउड that its verdict will be subject to any other authority? When I assumed the office of chairman Rajya Sabha, in my maiden address मैंने कहा, and I am not in doubt about it, ये नहीं हो सकता. न तो एग्जीक्यूटिव कानून को देख सकती, it has to follow it, और न जुडिशियरी इंटरवेन कर सकती. यदि अगर संसद के बनाए हुए कानून तो किसी भी आधार पर कोई भी संस्था मान्य करती है तो ठीक नहीं होगा प्रजातंत्र के लिए, बल्कि कहना मुश्किल होगा, आर वी अ डेमोक्रेटिक नेशन? 2015 16 अक्टूबर का दिन लोकसभा और राज्यसभा ने एक कानून पारित किया जिसको आम भाषा में हम नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का कानून कहते हैं. लोकसभा में सर्वसम्मति से वो कानून पारित हुआ, सर्वसम्मति से. राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित. द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू रेटिफाई इट. ऐसे कानून को 16 अक्टूबर 2015 को 4:1 में सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया. दिस इज नॉट अ चैलेंज टू जुडिशियरी. This is believing in the constitution. This is believing in democracy. दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है. पर इसके बाद दूसरी जो समस्या है वो कार्यपालिका के लिए है. पार्लियामेंट ने कानून दिया, 16 असेंबलीज ने उसको रेटिफाई किया, महामहिम राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत उस पर दस्तखत किए और उसके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया. कार्यपालिका के सामने दो मुद्दे, संसद द्वारा निर्मित कानून और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरफ कैसे झुक सकते हैं? हाउ कैन पार्लियामेंट सोवरेनिटी बी कंप्रोमाइज्ड? ये मुद्दा आपके लिए है. किसी भी परिस्थिति में
जो लोग यहां बैठे हैं पीठासीन अधिकारी, वी कांट बी कंप्लेनेंट्स, वी हैव टू सर्व दिस नेशन, वी कांट बी इन कन्फ्रंटेशन, वी हैव टू बी इन कोऑर्डिनेशन, वी हैव टू बी इन कोलैबोरेशन, and I am sure everyone will realize there must be a method to find way out. जनता ने आप पर बहुत बड़ा विश्वास किया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमने आपको यह अधिकार दिया है कि आप संविधान को बचाओ, हमारी सेवा करो और डेमोक्रेसी को फूले और फले ये करो. You have no choice but to preserve and protect parliamentary autonomy, parliamentary sovereignty, rights of the people. बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी मिली है. Let us not flounder it. उसका एक ही रास्ता है, डायलॉग एंड लेजिस्लेचर से बेटर कोई संस्था नहीं है जो एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में और लेजिस्लेचर में कॉन्जिनियलिटी लाए, डेकोरस बिहेवियर लाए, संवाद स्थापित करे, रास्ता निकाले. फ्रेंड्स, in my valedictory address at the 250th session of Rajya Sabha, I had said one thing. I am quoting. This theatre of democracy, that is Rajya Sabha, is under the gaze of over 1 billion people in the country, as also those beyond. हमें कौन देख रहे हैं? 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, हमारा आकलन कर रहे हैं. वो देख रहे हैं कि इस कालखंड के अंदर हमने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है, जिन प्रतिनिधियों ने आस्था व्यक्त की है, उनका आचरण क्या है, अनुशासन क्या है, वो क्या कर रहे हैं. दे चेरिश होप एंड एक्सपेक्ट. क्या सोचते हैं कि ये लोग हमारा क्या करेंगे? दे विल फ्रक्टिफाई आवर ड्रीम्स, दे विल रियलाइज आवर एस्पिरेशंस. मित्रों, जब मैं ऐसा कह रहा था तो मेरे सामने डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन था, आई कोट, और बहुत महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर अंबेडकर का. आई कोट, अनलेस वी इन पार्लियामेंट, which means legislature, realize our responsibilities and shoulder the task of looking after the welfare of the people and good of the people, I have not the slightest doubt in my mind that this parliament will be treated by public outside with utter contempt, unquote. उन्होंने तो अटर कंटेम्प्ट कहा था. आज के दिन जाकर एनालिसिस कराइए, घर से शुरुआत कीजिए. वो क्या सोचते हैं अपने बारे में, लाइव कवरेज के बारे में क्या सोचते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे प्रतिनिधियों का ये आचरण है और कानून निर्माण के समय अपनी योग्यता का परिचय नहीं देते हैं. ये सही वक्त है. 2047 में भारत 100 साल पूरे करेगा इंडिपेंडेंस का. उसकी नींव अपने को रखनी है, बेहिचक रखनी है. और इस सब को ठीक करने के लिए कितने कम लोगों का योगदान है. सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, पार्टीगण के नेता और जनप्रतिनिधि. 136 करोड़ जनता के भाग्य का विधाता बनने के लिए उनको सिर्फ एक सोच चाहिए, और उस सोच को निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से. फ्रेंड्स, आई हैव नो डाउट द टास्क बिफोर यू is as critical, as serious as in some sense was before the Constituent Assembly. I am sure deliberations and conclusions in the conference will be significant, far-reaching, milestone, and they will strengthen and enhance confidence of the people in Parliament legislature. I wish the conference a great success. Thank you. तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप
साल का अनुभव है। जब से मैं पार्लियामेंट में आया